चलिए, बहुत हो गई अब आपकी थ्योरी की क्लासेस। अब वक्त है केवल किसका? अब वक्त है केवल सवालों का। ठीक है, सवालों को देखेंगे हम। कौन कौन से सवाल आपका टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट 007, उसमें थे आपके कुछ प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों के हम खोजेंगे उत्तर, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने 2021 के सभी प्रश्न को सॉल्व किया था और जो काफ़ी मददगार भी सिद्ध हुए थे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से सारे ईयर्स का कवर करेंगे हम 2019 से 2022 तक। ठीक है, लगभग लगभग आपके 2022 के 100 सवाल, 2021 के 100 सवाल, 2020 के 100 सवाल और 2019 के 200 सवाल। 200 प्लस 100 300, 400 एंड यहाँ पे आपके 500। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 500 सवालों को। ठीक है, 500 में से अगर हम 10-10 छोड़ दें आप लोग के लिए रिसर्च मेथड्स के, ठीक है, रिसर्च मेथड के छोड़ देते हैं तो लगभग 450 से 460 सवाल आपके। इसमें से ऐसा नहीं कुछ कुछ नहीं बनेंगे आपसे, कुछ कुछ बनेंगे, लेकिन यहाँ मान के चलिए एक ऑन एन एवरेज, एक मीन के रूप में, एक मीडियन के रूप में और एक मोड के रूप में आपके पास कितने सवाल रेडी हैं? आपके पास रेडी होंगे 450 सवाल। ठीक है, अप्रोच बिल्कुल, ये जो उपागम है ये बिल्कुल ही नवीन है, पिछले वर्ष से आप लोग के लिए नवीन है, लेकिन लोग करते चले आ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मतलब ये 450 सवाल आपके इस प्रकार से रेडी होंगे कि आपको कोई भी ऑप्शन अगर पूछा जाएगा तो आपको वो आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या तरीके हैं, सब आपको बताया जाएगा। क्या आंसर है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चांस लेना है, क्या चांस नहीं लेना है। बस आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है रिविजन के ऊपर। ठीक है, अगर अभी आप सारी चीज़ें कंप्लीट करने बैठेंगे, है ना, तो कंप्लीट तो ये जो है जीवन में कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि ये रह गया है, वो रह गया है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको अपना रिवीजन तगड़ा करना है ताकि जो 2022 में एग्जामिनेशन होने वाला है उसको हम क्रैक करें, सर्टिफिकेट लें और जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, ओके, चलते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के ऊपर, सवाल नंबर 1 के ऊपर, जो होगा किसका? आपके प्रीमियम कोर्स का लेक्चर नंबर 07। ठीक है, वो देखिए यहाँ भी 07, यहाँ भी 007। ठीक है, और आपको भी कितने लाना है? 70% लाना है। ठीक है, इसका आप भी ध्यान रखिए। आपको 70% अगर आप ले आएंगे तो आपका नेट कोई नहीं रोक सकता, किसी किसी केस में आपको JRF भी मिल जाएगा। ठीक है, 70% हमारा टारगेट है, एम करेंगे हम 100% के लिए, तब जाके कहीं हमारे 70% आने के चांसेस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। तो अभी तक जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं उनको फिर से देखिए, उनको रिवाइज करिए। अब केवल हम खेलेंगे किनके साथ? केवल केवल सवालों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका प्रीमियम कोर्स है इसको अलग से नहीं दिया जाएगा। अब ये जो प्रीमियम कोर्स है ये भी पार्ट रहेगा किसके? ये पार्ट रहेगा आपके एडवांस बैच का ही। ठीक है, ऑलरेडी थ्योरी में आपने कई सारी चीज़ें सीख ली हैं, उन सबको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जो बच गया है, जो बाकी रह गया है और इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम इन सवालों के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 001, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। अ पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 ईयर्स। यहाँ पे सीए हमको 20 वर्ष दिया हुआ है, मेंटल एज 16 वर्ष दी हुई है। व्हाट वुड बी हिज IQ? ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष और मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपको एक बात गांठ बांध के याद कर लेनी है, 16 के ऊपर अगर कुछ भी दिया जाएगा आपको, सीए या MA कुछ भी दिया जाएगा, आप क्या रखेंगे उसको? ऑटोमेटिकली 16/16 गुणा 100 करेंगे और अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका बी, 100। ठीक है, मान लीजिए यहाँ दिया है MA 16 दिया है और आपको CA में आपको मान लीजिए 40 दिया है, तो भी क्या करेंगे आप? 16 गुणा 100। ठीक है, इसका ध्यान रखें। बस आपको यहाँ पे इतनी क्लैरिटी से आपको बता दिया है, क्यों होता है ये वो भी आपको बता दिया गया है। आपको केवल क्या रखना है? आपको केवल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? कि ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इनको आप क्या करें? इनको आप सावधानी से पढ़ें। ठीक है, केवल ये नंबर और ये नंबर को देख के थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें एग्जाम के अंदर कि मुझे आता है, मुझे बन जाएगा, मैं तो ये कर लूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। केवल क्या ध्यान देना है? जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनको एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्या पूछ रहा है उसकी ओर ध्यान दें। ठीक है,
मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे 20 वर्ष और 16 वर्ष यहाँ पे लिखा हो और यहाँ पे पूछ लेगा व्हाट वुड बी हिज, कुछ आईक्यू की जगह कुछ और पूछ लेगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में उसी प्रकार से कार्य कर देंगे। तो इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हो सकता है आपको 16 पहले दे दे 20 बाद में दे दे, तो इसका भी ध्यान रखना है किस प्रकार से कार्य होगा। सतर्कता बरते और क्या ध्यान दें, इन शब्दों को अच्छे से पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रश्न पत्र आप ही के लिए दिया है, आपने पैसे भरे हैं, फॉर्म भरा है, आप ही का प्रश्न है, कोई और नहीं करेगा। लेकिन सवाल को 100% एक्यूरेसी के साथ जब आप पढ़ेंगे तो ही आप उसके सटीक उत्तर तक पहुंचेंगे। ठीक है, हो हल्ला में, जल्दबाजी में और मुझे तो सब आता है में आप गलत आंसर मार्क कर देंगे, इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द टर्म डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोर की बात हो रही है। ठीक है, डोर एक मूवी आई थी, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विसरण सप्रत्यय की व्याख्या करता है। ठीक है, उत्तरदायित्व मतलब क्या करेगा, यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हम नहीं लेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। पीपल हेल्प अदर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर इमोशनल डिस्कम्फर्ट। अपनी संवेगात्मक कठिनाई को कम करने के लिए लोग दूसरों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो क्या आप किसी की सहायता इसलिए करेंगे तो क्योंकि आपके इमोशंस में दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है। दूसरों की सहायता करना अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का माध्यम है। आप दूसरों की मदद करके सोचेंगे कि लोग आपको वोट करेंगे। समाजोन्मुखी कार्य केवल आवश्यकता में किसी की सहायता करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ये सब ठीक है एक तरह से, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होते हैं, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपको ऑलरेडी सोशल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है। इसके बारे में क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन में आप घूम रहे हैं, ठीक है, और वहां पे एक बूढ़ा आदमी क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो उसको उठाने कौन जाएगा, आप जाएंगे क्या, आप उसको उठाने नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि उस बूढ़े आदमी के इर्द गिर्द और भी कई सारे लोग उपस्थित हैं और वो क्या कर देंगे, उसकी मदद कर देंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या होगा, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये लगेगा कि क्या कर रहे हैं, दूसरे उसकी मदद करेंगे। लेकिन मान लीजिए यही बूढ़ा आदमी अब कहाँ गिर गया, आप अपने घर जा रहे हैं सुनसान रोड से और उस सुनसान रोड में यहाँ पे आदमी गिरा हुआ है। आप क्या करेंगे, तुरंत अपनी बाइक, गाड़ी, स्कूटी, कार जो भी है, हवाई जहाज, उससे उतर के आप क्या करेंगे, तुरंत उस आदमी की मदद करने जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, यहाँ पे साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर द नंबर ऑफ विटनेस टू इमरजेंसी, यहाँ पे इमरजेंसी है लेकिन यहाँ पे लोग नहीं है, केवल आप खड़े हैं सिंगल। द लेस लाइकली द विक्टिम्स आर टू रिसीव हेल्प। ठीक है, तो जो विक्टिम है यहाँ पे उसको जल्दी यहाँ पे मदद मिलेगी। ये बात करता है कौन सी, ये बात करता है आपका डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व का विसरण। ठीक है, इसी में मदद के बारे में आपको बताया था, एक मॉडल के बारे में पढ़ना है हमको, जिसे हम कहते हैं कौन सा, जिसे हम कहते हैं डिसीजन स्टेज मॉडल। ठीक है, निर्णय मॉडल जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। लेकिन जब वो प्रश्न आएगा, आगे मिलेगा आपको प्रश्न एमसीक्यूज में, तो वहां से हम उसको कवर करेंगे। हमारे डिसीजन स्टेज मॉडल के बारे में लिख लीजिए, इसको सॉल्व करते करते आप नोट करते जाइए यहाँ पे और लिख लीजिए वहां पे कि डिसीजन स्टेज मॉडल स्टार बना के कि इसको हमको करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। Who among the following propose that different emotional stimuli induce different patterns of ANS activity and that these different patterns produce different emotional experiences? निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव किया कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन ANS गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं और इन अलग अलग प्रतिमानों से अलग अलग संवेगात्मक अनुभव होते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, सवाल इजी है लेकिन इसको क्या कर दिया है, इसको उन्होंने घुमा फिरा के पूछा है। फिर से पढ़िए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने, मतलब 1 2 3 4, इनमें से आराम से पढ़ेंगे तो देखिए सवाल ही खुद आपको उत्तर बताएगा। यह प्रस्ताव किया, इन चारों में से मतलब किसी ने यह बात की है कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन एएनएस गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहां तक सवाल पढ़ा, उत्पन्न करते हैं यानी कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन अलग अलग स्टिमुली है, क्या करती है, एएनएस गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करती है। और इन अलग अलग प्रतिमानों से, कौन से प्रतिमान, ये वाले, मतलब इसको ऐसे देखिए, ये रखा हुआ है 1 पे और ये रखा हुआ है 2 पे। और प्रश्न यहां से शुरू होता है, इन अलग अलग प्रतिमानों से 2 प्रतिमान अलग अलग संवेगात्मक अनुभव होते हैं 1, यानी प्रतिमान कौन से है हमारे पास, एएनएस। एएनएस कहाँ पे होता है हमारे, एएनएस मिलता है हमको पीएनएस के अंदर।
ठीक है, ये CNS का पार्ट है क्या? नहीं, ये CNS का पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, पहले ANS काम करेगा, पहले ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, उसकी वजह से क्या मिलेगा हमको, इमोशन मिलेगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसी बात करता है कि ANS पहले होगा और उसके बाद हमको इमोशन मिलेगा? शाक्टर सिंगर को तो खैर छोड़ दीजिए, कैरन बार्ड को भी छोड़ दीजिए, वो साथ में बात करते हैं। टुटचिक चलिए आपको नहीं मालूम मान के चलते हैं, और यहाँ पे जेम्स लैंग की वाला ऑप्शन है और यही आपका राइट आंसर है। यानी कि पहले हमारी शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाएं होगी, उसके बाद हमको क्या होगा, उसके बाद हमको संवेग की अनुभूति होगी, यानी शरीर में हलचल पहले होगी, उसके बाद हमको इमोशन महसूस होगा। ये बात कौन करता है? ये बात करते हैं मिस्टर जेम्स लैंग। यूट्यूब पे फ्री वीडियो डली है, लेकिन आप लोगों ने देखने की जहमत नहीं उठाई। ठीक है, जेम्स लैंग थ्योरी। फिर यहाँ पे कैनन बार्ड क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कि आपका ये फिजियोलॉजिकल और इमोशन दोनों कैसे चलेगा, ये दोनों साथ साथ में चलेगा। ठीक है, जैसे एक रथ होता है, रथ में क्या होते हैं, यहाँ पे 2 घोड़े होते हैं ना, यहाँ पे ये घोड़ा है, ये एक घोड़ा है, ठीक है, और ये पीछे आपका रथ बंधा हुआ है। तो ये दोनों जब घोड़े साथ में चलेंगे तो ही क्या होगा, ये रथ आगे बढ़ेगा। ये बात कौन करता है? ये बात करते हैं कैनन बार्ड। ठीक है, ओके, बात करेंगे प्लुटचिक की, नहीं मालूम है प्लुटचिक ने क्या बताया है आपको। प्लुटचिक ने आपको 8 अलग अलग संवेगों के बारे में बताया है। ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, अलग अलग संवेगों के बारे में बताया है आपको किसने, प्लुटचिक ने। ठीक है, वो वैसी बात बिल्कुल नहीं करते, वो तो बात बल्कि किसकी करते हैं कि कौन कौन से हमारा खुशी, प्रसन्नता, दुख, है ना, उदासी, ये सब जो अलग अलग प्रकार के आपके इमोशंस होते हैं हम फील करते हैं, उनकी बात करते हैं आपके कौन, आपके प्लुटचिक। और आपके जो यहाँ पे शाक्टर और सिंगर है, शाक्टर और सिंगर है, ये क्या बात करते हैं कि हमारे जो विचार हैं, है ना, वो विचारों की वजह से हमको क्या मिलेगा, हमको संवेग मिलेंगे, है ना, हमारे जो थॉट्स हैं उसकी वजह से हमको इमोशन की अनुभूति होगी। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। द टेंडेंसी टू बिलीव दैट अ टास्क विल टेक लेस टाइम देन इट रियली विल इज नोन एज, किसी कार्य में वास्तव में लगने वाले समय से कम समय लगेगा ऐसे सोचने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी प्लानिंग फॉलेसी, यानी कि नियोजन तर्क दोष। ठीक है, फॉलेसी क्या है? फॉलेसी आपकी तर्क दोष है। यानी कि आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि मैं 2 लेक्चर एक दिन में देख लूंगा, ठीक है, लेकिन आप एक दिन में एक ही लेक्चर देख रहे हैं। तो किसी कार्य में वास्तव में लगने वाला समय से कम समय लगेगा ऐसा सोचने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये कहलाता है आपका नियोजन तर्क दोष, ये कहलाता है आपका प्लानिंग पॉलिसी। सवाल उठता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है वीडियोस के अंदर, तो आपको ये मालूम है मूलभूत गुणारोपण त्रुटि क्या होती है। ठीक है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात आती है यहाँ पे मैजिकल थिंकिंग की, यानी कि मायाविक चिंतन क्या होता है? मैजिकल थिंकिंग, आप जब मान लीजिए किसी, आप ट्रेन से जा रहे हैं और आपको क्या मिलती है, आपको नदी मिलती है, ठीक है, नदी में क्या डालते हैं आप, सिक्का डाल देते हैं। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपकी मायाविक चिंतन का, इसका एक्चुअल में कोई बेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये किस पे आधार होती है, किसके, या इसका आधार क्या होता है? सुपरस्टिशन के ऊपर। ठीक है, सुपरस्टिशन यानी कि जो हम अंधविश्वास करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो जहां भी अंधविश्वास की बात आएगी वहां पे क्या आएगा, आपकी मायाविक चिंतन। देखिए ना, माया बात कर रहा है, माया क्या है? माया ना, माया खुद ही मायावी है, मतलब सही सच्चाई में नहीं है, वो अंधविश्वास की बात करते हैं। तो यही बात करते हैं मैजिकल थिंकिंग की। कुछ कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आंख से अपनी पलक गिर जाती है, उसको ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी के ऊपर वो पलक रख के क्या करते हैं, अपनी विश मांगते हैं, ख्वाहिश मांगते हैं, और जबकि वास्तव में इस तरह की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये किस पे आधारित है? ये भी चीज भी किस पे आधारित है? अंधविश्वास पे आधारित है। ठीक है, ऐसे कई सारे उदाहरण जो भी होंगे आपके सामने अंधविश्वास से संबंधित, वो सब किसके अंदर गिरेंगे? वो सब गिरेंगे आपके मैजिकल थिंकिंग के अंदर, यानी कि मायाविक चिंतन के अंदर ऐसा गिरेगा। ठीक है, तो मैजिकल थिंकिंग देख लिया हमने। प्लानिंग पॉलिसी, ये सवाल ही खुद बोल रहा है। ऑप्टिमिस्टिक बायस की बात करते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर आपको ऑलरेडी मालूम है, लेक्चर्स में हमने किया है। बात करेंगे हम आशावादी पक्षपात के बारे में, वो किस प्रकार से होगा कि गलत मेरे साथ कभी नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा क्या होगा, मेरे साथ हमेशा सही होगा। मैं आशावादी हूं और पक्षपात कर रहा हूं किसके लिए? स्वयं के लिए। ठीक है, स्वयं के लिए पक्षपात कर रहा हूं। ये 4 और 3 अलग अलग है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको कोर्स लेक्चर से और ये अभी यहाँ जो बता रहे हैं उससे, कि गलत और सही, तो आपको ये लगेगा, आप आशावादी इतने हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि मेरे साथ क्या होगा, हमेशा सही सही ही होगा, गलत मेरे साथ कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो किरदार है क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑथर है इनके गाब्रियल प्यूइस बोर्गोआ।
ये बोलते हैं ऑप्टिमिज्म बायस, यानी कि आशावादी पक्षपात क्या है। बायस जानते हैं ना, वहां पे हमने देखा था कौन सा एक और बायस देखा था हमने, करस्पॉन्डेंस बायस, लेक्चर के अंदर ही किया था हमने करस्पॉन्डेंस बायस के बारे में। तो वही पक्षपात की बात हो रही है, बायस की बात हो रही है। इट वोंट हैपन टू मी, इट ओनली हैपन्स टू अदर्स, मतलब ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये केवल दूसरों के साथ होगा। जैसे आपके नेट के एग्जाम में क्या होगा, कंप्यूटर का बंद होना, ठीक है, कंप्यूटर बंद होना, है ना, संभावना पूरी है आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या बताया जाता है या आप किस सोच के साथ जाते हैं, कंप्यूटर बंद मेरा तो नहीं होगा, भले ही किसी और का हो जाए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आशावादी पक्षपात। हम पक्षपात कर रहे हैं, सही भी है, इसमें गलत नहीं है, बट पक्षपात कर रहे हैं हम किसके लिए, किसके साथ, स्वयं के साथ, और हम क्या हो रहे हैं, अपने लिए ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आशावादी हो रहे हैं। उसी के साथ हमको जब पढ़ना है एक्सप्लेनेटरी स्टाइल के बारे में, ठीक है, सेलिगमैन बताएंगे इसके बारे में, वहां पढ़ना है हमको ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, यानी कि आशावादी और निराशावादी। सब मालूम ही है आपको ये चीज क्या होती है, आशावादी कौन होती है, निराशावादी, बट थोड़ा सा उनको हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्टिमिज्म बायस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी क्या है, प्रत्याशा क्या हो रही है कि ये मैं हूँ और यहाँ पे ही मुझे मंजिल मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, इतनी चढ़ाई है, यहाँ पे शार्क मिलेगी, यहाँ से कूद फांद के जाना है, यहाँ पे लोग चिल्लाएंगे, आपको बोलेंगे नेट की परीक्षा मत दो, और वो सब पार करते हुए आपको यहाँ पे अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। आप एक्सपेक्ट करते हैं ये, लेकिन सच्चाई क्या होती है, ये होती है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जो भी आपको नवीन नवीन मिलता जा रहा है उसको आप नोट करते चलिए, प्रीमियम लेक्चर्स के सारी चीजें, ठीक है, ये आपके लिए IMP हो जाता है। मैजिकल थिंकिंग, मायाविक चिंतन, मालूम है आपको क्या होता है, प्लानिंग फॉलोसी, स्वयं सवाल खुद बोल रहा है। ऑप्टिमिस्टिक बाइस अभी देख लिया आपने, मेरे साथ सब सही होगा, गलत केवल दूसरों के साथ होगा। और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर आपको मालूम ही है, मूलभूत गुणारोपण त्रुटि। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं मेमोरी दैट इज थॉट टू कंटेन नॉलेज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज दैट कैन बी रिकॉल्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, पिक्चर्स और सिंबल्स इज कॉल्ड प्रोसीजरल, एपिसोडिक, सिमेंटिक, डिक्लेरेटिव। स्मृति जिसके बारे में समझा जाता है कि वह ऐसे ज्ञान, तथ्य, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण या विवरण कर सकते हैं, कहलाती है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, प्रक्रियात्मक, जिसको आप क्या कर सकें, जिसको आप कर सकें, ठीक है। जैसे साइकिल चलाना आपको चला के बतानी पड़ेगी, ठीक है, और जूते की लेस बांधना, फीते बांधना, वो भी आपको करके बताना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक पूरी प्रक्रिया है ना, पूरी प्रोसेस है, जो क्या करेंगे आप जब करके बताएंगे तो ही सामने वाले को समझ में आएगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ बात आती है एपिसोडिक मेमोरी की, घटना संबंधित स्मृति। एपिसोड आपके जीवन का अलग होगा, दूसरे के जीवन का अलग होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, नॉलेज फैक्ट की हो रही है, ज्ञान, तथ्य, सूचना की बात हो रही है। सिमेंटिक मेमोरी, आर्थिक स्मृति, यहाँ पे कोई अर्थ हम सेट नहीं कर रहे हैं, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि ज्ञापनीय स्मृति। आर्थिक स्मृति तब हो जाती है जब हम किसी चीज को अर्थ वगैरह बनाते हैं, सिमेंटिक मेमोरी अर्थ होता है। यहाँ बात करेंगे इसकी, हम यहाँ बात करेंगे हम ज्ञापनीय स्मृति की, यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी की। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए, ये रहा प्रश्न नंबर अगला। इन विच स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट अबाउट योगा प्रकृति रिमेन्स आइसोलेटेड एज प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इनटू सेल्फ एंड इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस एंड सर्विस ऑफ पुरुषा। योग के संबंध में भारतीय दर्शन के किस मत में प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती है और यह केवल पुरुष की उपस्थिति में क्रियाशील और सेवार्थ उपलब्ध रहती है? राइट आंसर आपको मालूम है, सांख्य फिलॉसफी, यानी कि सांख्य दर्शन के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, इंटीग्रल योगा फिलॉसफी, समग्र योग दर्शन, ये भी नहीं है। वेदांत क्या है, ये भी नहीं है। सहज योगा, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे योग की बात हो रही। सांख्य दर्शन बस केवल ऐसी बात करता है, किसके बारे में बात करता है सांख्य दर्शन आपका, ये बात करता है प्रकृति और पुरुष के बारे में, ठीक है। ओके, लेक्चर प्रीमियम लेक्चर में आपको, नहीं प्रीमियम नहीं, आपको यूनिट 1 के लेक्चर में इसको बताया हुआ है किस प्रकार से होता है, तो वहां से उसको आप देख सकते हैं। राइट आंसर क्या है आपका, सांख्य फिलॉसफी। ध्यान रखेंगे, जब भी प्रकृति और पुरुष की बात याद आएगी, कौन आएगा आपके सामने आएगा सांख्य फिलॉसफी। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। ये देखिए यहाँ पे अगला सवाल, इन डेप्थ परसेप्शन व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस आर यूज्ड। गहनता प्रत्यक्षण में किस प्रकार के बिंब प्रयुक्त किए जाते हैं। जब भी बात करेंगे किसकी, हम गहनता की, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको चाहिए होती है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे 3 डायमेंशनल इमेजेस की, ठीक है। डेप्थ को जब हम परसीव करते हैं कितनी गहराई में है, तो कितनी इमेजेस चाहिए हमको, 3 डायमेंशनल में इमेजेस चाहिए है। त्रिविमीय बिंब हमको चाहिए होता है कब, गहनता प्रत्यक्षण के बारे में, ठीक है। तो किस प्रकार के बिंब प्रयोग किए जाते हैं आपके, त्रिविमीय बिंब, यानी कि जिसे हम कहते हैं 3D
इमेजेस। ठीक है, हम हमारी ह्यूमन आई देखने में केपेबल है कितनी इमेजेस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपका 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा डिटेल लंबा होगा उसमें, इसलिए उसको अभी स्किप किया है, उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ हम आगे के क्वेश्चंस को भी हम उसमें से कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।